1 ईयर 6 मंथ्स 1 ईयर हो जाता है, फिर भी हमें लगा कि नहीं सुधार है, उसके बाद ही इसका फैसला लिया जाता है। घुटने बचाने के लिए मेरे को लगता है हम अगर वापस अपने पूर्वजों में जाएं तो आप लोगों को ध्यान है कि हमारे कितने पूर्वजों ने घुटने बदलवाए थे, बताइए। लोग लंबा 90-80 साल भी जिए लेकिन घुटने तो नहीं बदलवाए। तो शायद जो हमारी उस समय की जीवन शैली थी, जिसको हम कहते थे ज्यादा हेल्दी, हम लोग शुरू से नीचे बैठते थे चौकड़ी मारकर, आराम से उठते थे, घर का खाना खाते थे, साफ हवा थी, बाहर का जंक फूड नहीं खाते थे, थोड़ा बहुत सैर करा, अपना एक्सरसाइज करा। कितने लोग गाड़ियों में चलते थे, ज्यादातर लोग तो पैदल साइकिल, यही था हमारी दिनचर्या। तो मेरे ख्याल से, बाकी ये हमारे ऑर्थोपेडिक्स वाले बेटर बता पाएंगे, मेरे ख्याल से हमारे यही तरीके हैं वापस की हम अपनी पूरे शरीर को, ना सिर्फ घुटनों को, पूरे शरीर को हम अपने स्वास्थ्य को वापस से मेंटेन करके रख सकते हैं। आर्म ऑपरेशन से जो रोबोटिक ऑपरेशन है उसके खर्चे के बारे में थोड़ा बताइए, डिफरेंट या खर्चा भी देखता है। तो आर्म ऑपरेशंस जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, इसमें खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर एक घुटने की बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये पड़ता है, लेकिन ये खर्चा हम अपने मशीन के चार्जेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है हमारे, क्योंकि हर सर्जरी में ना कुछ चीज़ें यूज, नॉन रीयूजेबल चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ पिन्स यूज़ होते हैं, कुछ कैमरा मार्कर्स यूज़ होते हैं, जिनको हमें यूज़ करके हमें फेंक देना होता है, वो अगले पेशेंट में यूज़ नहीं हो सकता। तो 80-85% कॉस्ट वही है, और जी थोड़ा इतना ही खर्चा पड़ता है। हम एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हैं कि ये इतना ना हो कि हमारे हिसार के या हमारे आसपास के पेशेंट्स अफोर्ड ही ना कर पाएँ, और सिर्फ हमारा जो एक्चुअल जो हमारा पैसा लगेगा वही ज़्यादा चार्ज करें। मतलब जो घुटनों के जो पेशेंट हैं, किन स्टेट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम हमारे आसपास की पॉपुलेशन की बात करें तो जैसा मैम ने बताया, देखिए घुटने के जैसा घुटने का हेल्थ है वैसे ही शरीर का हेल्थ है। घुटने को अच्छे रखने के लिए भी जो शरीर को अच्छा रखने के लिए किया जाता है, यानी अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, जंक फूड नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना, यही कुछ चीज़ें हैं जो घुटने के हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और शायद हमारे वो खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते, साफ हवा नहीं है, खाने में मिलावट है, हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, इत्यादि इत्यादि, जो शायद मैं इतने इस कॉन्फ्रेंस के स्कोप के बियॉन्ड है। तो लेकिन हमने जो देखा है हमारे आसपास के पॉपुलेशन में, पंजाब में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम, और हमारे हरियाणा के इस एरिया में भी काफ़ी है। सर एज की बात करें, किसी एज तक ये ट्रीटमेंट को कामयाब हो सकता है? आप बुढ़ापे की बात कर रहे हैं? बुढ़ापे की सर, जो हमने सबसे बुजुर्ग इंसान का किया है वो 89 पे किया है सर, लेकिन सिर्फ एज एक नंबर नहीं है। एक 80 साल का एक इंसान अलग होगा और 80 साल का दूसरा इंसान अलग होगा। तो हम हमारे सर्जरी में दो चीज़ें सोचते हैं कि एक तो क्या वो पेशेंट उनका शरीर वो सर्जरी झेल पाएगा, दूसरा हम उनको एक्टिव बना सकते हैं कि अगर कोई मरीज बेड पे ही है और हम उनका घुटना क्यों बदलेंगे, लेकिन अगर कोई पेशेंट एक्टिव है, चाहे 80 साल के हो लेकिन एक्टिव हो, समाज में घूमते हो और अब नहीं घूम पा रहे क्योंकि उनके घुटने में दर्द है, तो उनको फायदा देगा। लेकिन अगर कोई 60 साल के इंसान बेड पे ही है तो उनको घुटने रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो हम ऐसा करेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, आम सुनने को मिलता है कि खड़े होकर पानी ना पिए, घुटने दर्द करेंगे बुढ़ापे। तो क्या पानी भी इस तरह से खड़े होकर पीने में या बैठ कर पीने में प्रभाव डालता है? सर, मेरे जितना मुझे ज्ञान है ऐसा ये गलत भ्रांति है। एक्चुअली हम लोग मेडिकल फील्ड में ना भ्रांतियों पे जाते नहीं है, हम बिल्कुल साइंटिफिक चीज पे बात कर पाते हैं। सर, जो नई मशीन आई है कितनी कारगर होगी जो मरीज के लिए, जो नई मशीन आई है?
Kagami is effective. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे रिजल्ट्स है फ्रॉम 85% से 99% तक हम जाना चाह रहे हैं। जो घुटने की सर्वाइवेबिलिटी है, अब हम तो चाहते हैं इन इम्प्लांट्स की सर्वाइवेबिलिटी अबाउट 95% है 20 साल के एज पे, 20 साल ड्यूरेशन पे। हम चाहते तो हैं कि ये 30 साल 35 साल चले, लेकिन आई थिंक ये फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल हम यही कर सकते हैं कि सबसे अच्छा इम्प्लांट और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, और मे बी कुछ सालों में हमारे रिजल्ट्स पता चलेंगे। 30 साल 35 साल बाद क्या हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी। तो मैनुअल में कितना समय लगता था और रोबोटिक मशीन आने में आपका कितना समय लग जाएगा? सर्जरी का समय एक्चुअली कम नहीं होगा, बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, क्योंकि देखिए सर्जरी कैसे होती है, इस रोबोट के थ्रू हमें सर्जरी करते हुए अबाउट 85 चेक पॉइंट्स हैं कि हम हर जगह मार्क करेंगे, और वो रोबोट मतलब हमारा रोबोट कोरिलेट करेगा कि आपका सीटी और आपने जो एक्चुअल चेक पॉइंट्स किए कितने एक्यूरेट हैं, और अगर आप थोड़े भी 0.1 मिलीमीटर भी इनएक्यूरेट है तो आपको सर्जरी करने नहीं देगा। वो तब तक आपको करने नहीं देगा जब तक आप पूरे एक्यूरेट ना हो जाए। सर्जरी की एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब हमने रोबोट को एग्जैक्ट डिफाइन कर दिया कि ये है घुटना, इसके ये एरियाज खराब हैं। अगर हमने जो उसको डेटा दिया है और जो सीटी में डेटा दिया है वो मैच नहीं करेगा तो सर्जरी की एक्यूरेसी नहीं रहेगी। इसलिए रोबोट में फंक्शन है कि आपको सर्जरी करने नहीं देता। एक्चुअली ऐसा कोई मिस्टेक ये हम है कि फास्ट सर्जरी एक अच्छी सर्जरी होगी, ऐसा नहीं है। हम अगर एक्यूरेसी करना चाह रहे हैं, एक्यूरेट प्रोसीजर्स करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगता ही है। तो मुझे नहीं लगता सर्जरी का समय इस चीज में ज्यादा मैटर करता है। लेकिन रोबोटिक्स का महत्व प्रिसिशन है जो हमारा महत्व है। स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिसिशन इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से रोबोटिक्स का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जैसे हमने बताया है कोई भी दो पेशेंट सेम नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि हम 85% से 99 या 100% तक पहुँचे। उसके लिए स्पीड से ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए। और हमने देखा है इंटरनेशनली, जब आप शुरुआत करते हो सर्जरीज, आप नॉन रोबोटिक प्रोसीजर्स करते हो, एवरेज 40 मिनट्स 45 मिनट्स लग जाता है। जब आप शुरुआत करते हो एक नए सिस्टम के साथ, वो 50 मिनट तक जाता है, 55 मिनट के साथ जाता है। पहली सर्जरी, पहले 10 सर्जरी, 15-20 सर्जरीज के बाद वो टाइम भी कम हो जाता है। और फाइनली आप ऐसे टाइम पे आते हो जब आप 30-35 सर्जरीज कर चुके हो रोबोटिक प्रोसीजर के साथ, कि आपका नॉन रोबोटिक और रोबोटिक प्रोसीजर का टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये टीम वर्क है। पूरा जो डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया, सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह, पूरी टीम मिलकर डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर साहिल, द ओटी स्टाफ, एवरीवन वर्क्स टुगेदर और वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो जितना अच्छा होगा वो टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा, जैसे एक्सपीरियंस आता है। तो पहले 10-15 केसेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाता है, लेकिन उसके बाद you are almost at fast. In fact, the fastest robotic surgery I have seen internationally is 36 minutes, which is pretty much, as good as a non-robotic procedure. So ये आप जितना करोगे आप ज़्यादा बेटर होगे, लेकिन robotics का importance speed नहीं है, it is about precision. उसका motive precision और accuracy. तो डॉक्टर साहब, पहले इस हॉस्पिटल में अभी आपकी रोबोटिक मशीन आई है, पहले भी आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल में या कहीं करके आए प्रैक्टिस? मैं दिस फॉर यू आप पहले जी हमारी रोबोटिक ट्रेनिंग हुई है फॉर्मली। हाँ, हम लोगों ने बेल्जियम में ट्रेनिंग की है। वी हैव मोर कोर्सेज कमिंग अप। सो हमारी सारी एक्चुअली सर्टिफिकेशन के बिना हम कर ही नहीं सकते सर्जरी, सो अलाउड ही नहीं है। जब तक हम रोबोटिक ट्रेंड ना हो हम कर भी नहीं सकते हैं। सो जी हाँ, हम फुल्ली ट्रेंड हैं। और आपको 10 साल हो गए आई थिंक इस साल में? हाँ जी, खासकर के रोबोटिक ट्रेनिंग। अदरवाइज वो क्या आपको 10 इयर्स हो गए करते हुए सब सर्जरीज? थैंक यू। थैंक यू।